चलिए बच्चों, पिछले क्लास में हमने प्रथम विश्व युद्ध के बारे में बताया था, किन देशों के बीच हुआ, कब हुआ। उसी को आगे बढ़ाते हुए हम अगले वीडियो की ओर बढ़ते हैं। एक ही वीडियो में सारे अध्याय को एक साथ पढ़ा पाना संभव नहीं है, इसलिए छोटा छोटा वीडियो करके आपको भेजने का प्रयास कर रहा हूँ ताकि आप सभी इसको पढ़ सकें, समझ सकें और परीक्षा में बहुत अच्छे नंबर ला सकें। चलिए देखते हैं आगे। इसे हम कहते हैं, जैसे कि कहा, इसमें लिखा है, आपके बुक में भी लिखा है, यही बुक का है, इसे विश्व युद्ध क्यों कहते हैं। तो विश्व युद्ध कहने का कारण क्या था, इसमें हम आगे पढ़ते हैं। इसमें स्विट्जरलैंड जैसे कुछ देशों को छोड़कर यूरोप के सभी देश इसमें शामिल हुए थे। स्विट्जरलैंड को ही छोड़कर और एक दो छोटे मोटे देश को छोड़ के लगभग यूरोप के सभी देश इसमें शामिल हुए थे। 1917 में संयुक्त राज्य अमेरिका भी इसमें सम्मिलित हो गया, ना चाहते हुए भी, क्योंकि वो आपस में सभी देशों ने किसी न किसी प्रकार के संधियां बना के रखा हुआ था, समझौता करके रखा हुआ था। इसीलिए 1917 में अमेरिका भी इसमें सम्मिलित हो गया प्रथम विश्व युद्ध में। इस प्रकार दो महाद्वीप यूरोप महाद्वीप और एशिया महाद्वीप, इसका सीधा प्रभाव यहाँ पर पड़ा। 1914 तक विश्व के लगभग सभी महाद्वीपों पर यूरोपीय देशों के शक्तिशाली देशों ने अपना उपनिवेश या उन देशों को गुलाम बना के रखा हुआ था। जहाँ भी लड़ाइयाँ हुई वहाँ के संसाधन और लोगों को सैनिक के रूप में काम लिया गया। लोगों को सैनिक के रूप में काम लिया गया, परंतु संसाधन जो वहाँ के थे, जैसे हमारे भारत ब्रिटेन का उपनिवेश था, तो भारत के लोगों और उनके संसाधनों को युद्धों में, लड़ाइयों में इनका उपयोग किया जाने लगा। भारत में भी लाखों सैनिक ब्रिटेन के पक्ष में भाग लिया था। इस कारण इस युद्ध का सीधा प्रभाव विश्व पर पड़ा। यूरोप के नक्शे में ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, रूस, तुर्की, ऑस्ट्रिया, हंगरी, इटली आदि देशों को हम पहचानेंगे, जैसे कि मैंने आगे पढ़ेंगे। जैसे कि हम नक्शे में देख सकते हैं, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर तुर्की है, बुल्गारिया है, ऑस्ट्रिया हंगरी है, इटली है, स्विट्जरलैंड है, जर्मनी है, फ्रांस है, नॉर्वे है, स्वीडन है, बेल्जियम है, डेनमार्क है, पुर्तगाल है, स्पेन है। तो इस तरीके से यहाँ पर हम इस नक्शे पे देख सकते हैं, जहाँ पे आप लोग इन देशों को पहचान सकते हैं, जो उस समय 1914 की स्थिति में उसकी स्थिति हम इस प्रकार। आज वर्तमान समय में इस नक्शे का में परिवर्तन हो चुका है। इस नक्शे देश वही है, परंतु इसका बाउंड्री जो है, सीमा क्षेत्र है जो निर्धारित हो चुका है। आज ये सारे देश औद्योगिक दृष्टि से विकसित हो चुके हैं, जितने देश मैंने अभी बताए, जैसे कि ऊपर लिखा हुआ है, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, तुर्की, ऑस्ट्रिया, हंगरी, इटली आदि देश जो है औद्योगिक दृष्टि से, औद्योगिक मतलब हो उद्योगों, कारखानों के रूप में बहुत ही विकसित हो चुका है। उसमें लोकतांत्रिक शासन प्रणाली भी लागू हो चुका है। जैसे शासन प्रणाली की बात करते हैं तो इसमें 3 प्रकार के शासन होते हैं, राजतंत्र, सैन्य तंत्र और लोकतंत्र। तो पहले जो था उसमें राजतंत्र था, फिर यहाँ पे अंततः आ गया लोकतंत्र, यानी वहाँ किसी न किसी रूप में लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों द्वारा चलाई जाती है। इस बात से आप बार बार मैं इंडिकेट करना चाहूँगा, बार बार मैं अपने वीडियो में बोलना चाहूँगा कि लोगों के द्वारा जो प्रतिनिधि सरकार चलाई जाती है, प्रतिनिधि मतलब हम अपने गांव का सरपंच को चुनते हैं, मतलब हमने चुना, इसीलिए वो सरकार, पंचायत जो सरपंच है वो गांव को चलाएगा। उसी तरह हम विधायक और सांसद को चुनते हैं, वो हमारे देश को चलाने का, राज्य को चलाने का काम करते हैं। चले देखेंगे, इसको हम प्रतिनिधि सरकार कहते हैं। अब अग्रांकित नक्शे 1914 में विश्व के युद्ध के पहले राज्य की स्थिति को पहचाने। जैसे मैंने अभी आपको नक्शे में थोड़ी देर पहले बताया, इसमें ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी साम्राज्य, ऑस्ट्रिया हंगेरियन साम्राज्य, इटली रूसी साम्राज्य, तुर्की के ऑटोमन साम्राज्य, तुर्क में ऑटोमन राजा राज करते थे आदि हमने पहचान लिया। अनुमान लगाए कि इनमें कौन कौन से राज्य के हर वयस्क मताधिकार प्राप्त था और लोकतांत्रिक सरकारें रही होगी। चलिए अनुमान लगा सकते हैं, बुक आप पढ़ेंगे। अंततः हम देखेंगे कि प्रथम विश्व युद्ध, मैंने जैसे कि कहा कि प्रथम विश्व युद्ध, इसको हमने क्यों कहा, प्रथम विश्व युद्ध क्यों कहते हैं, तो विश्व के लगभग, इसका सार तत्व निकल के आता है कि विश्व के लगभग स्विट्जरलैंड को छोड़ के सारे देश इस युद्ध में शामिल हुए थे, इसीलिए इस युद्ध को कहते हैं प्रथम विश्व युद्ध या विश्व युद्ध। आगे अपन अध्ययन करते हैं। जैसे कि नक्शे में हम देख सकते हैं, नक्शे के अंतर्गत अपन देख सकते हैं, जो ये नक्शा है, जो उस समय तो 1914 में
है ना, जितना भी ग्रीन कलर में आया हुआ है जो देश, वो है ब्रिटेन व सहयोगी देश था, है ना। यहाँ पे जर्मनी और सहयोगी देश था, रेड कलर का ये बीच वाला भाग। उसके बाद तटस्थ देश, जो देश युद्ध में दूर रहकर ज़्यादा सहयोग नहीं किया गया, वो इस तरीके से। तो इस प्रकार अपन देश के बारे में हमने देखा। आगे अपन अध्ययन करते हैं, समझते हैं कि क्या कहना चाह रहा है। प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत कैसे हुई। एक छोटी सी घटना से इस युद्ध की शुरुआत हुई। आखिर छोटी सी घटना आखिर है क्या। ऑस्ट्रिया हंगरी साम्राज्य जैसे कि मैंने अभी नक्शे में आपको दिखाया, ऑस्ट्रिया हंगरी साम्राज्य की नज़र अपने एक छोटे से पड़ोसी देश सर्बिया पर थी। सर्बिया एक छोटा सा देश था, उस पर नज़र ऑस्ट्रिया और हंगरी साम्राज्य जिसका राजा था उसका था, जिसे वह अपने राज्य में मिलाना चाहता था। ऑस्ट्रिया हंगरी सर्बिया को अपने राज्य में मिलाना चाहता था। इससे सर्बिया के राष्ट्रवादी का मतलब होता है अपने राष्ट्र के प्रति बहुत प्रेम करना और उसके लिए जान की बलि चढ़ा देना, उसको राष्ट्रवादी कहते हैं। तो सर्बिया के राष्ट्रवादी जो लोग हैं ऑस्ट्रिया हंगरी से नाराज थे। वे ऑस्ट्रिया को सबक सिखाना चाहते थे, क्योंकि वो ऑस्ट्रिया हंगरी सर्बिया को अपना कब्जा में करना चाहते थे ताकि यहाँ पर हमला न कर सके। एक ऐसी ही राष्ट्रवादी सर्बिया के रहने वाले ने, एक राष्ट्रवादी व्यक्ति ने जून 1914 को एक के दिन सारजेवो नामक जगह पर ऑस्ट्रिया के राजकुमार और उसकी पत्नी घूमने के लिए आई हुई थी, उसी की गोली मारकर हत्या कर दी। यहाँ पे हत्या किसने किया। सर्बिया के एक राष्ट्रवादी व्यक्ति ने सारजेवो नामक स्थान पर 1914 में यहाँ पर उसकी हत्या कर दी। उसकी पत्नी राजकुमार, ऑस्ट्रिया के राजकुमार और उसकी पत्नी की हत्या कर दी गोली मारकर। इस हत्या का बदला लेने के ऑस्ट्रेलिया ने सर्बिया पर हमला बोल दिया। सर्बिया की मदद के लिए पहुंच गया रूस सर्बिया की मदद के पहुंचे या रूस ऑस्ट्रिया की मदद के लिए जर्मनी युद्ध में उतरे। देखते देखते फ्रांस, ब्रिटेन आदि भी इस युद्ध में खींचते चले आए। अब सवाल यह है कि सारे देश इस युद्ध में क्यों पड़े। यहाँ पर देखें आखिर सारे देश के लोग युद्ध में क्यों आ गए। जब तक हम इतनी बड़ी घटना को कारण खोजते तो हमें कई बातों पर विचार करना होता है। कुछ बातें तो इन राज्यों की बदलती ज़रूरतों से संबंधित हैं। जैसे कि हम देखें, ये सारे राज्य तेज़ी से औद्योगिकरण कर रहे थे, विकास कर रहे थे, और अब उनसे आपस में प्रतिस्पर्धा थी कि कौन सबसे ताकतवर औद्योगिक देश बनेगा। औद्योगिक देश अर्थात कारखाने बनाए, उद्योग बनाए, विकास करना चाहते। तो ये कंपटीशन जैसा हो गया कि कौन आगे बढ़ेगा, ताकतवर कौन बनेगा। जैसे आपने पिछली कक्षा में पढ़ा होगा, औद्योगिकरण पहले ब्रिटेन में शुरू हुआ था 16वीं शताब्दी में, 1600 ईस्वी में। 19वीं सदी के अंत तक जर्मनी ब्रिटेन की बराबरी करने का प्रयास कर रहा था। जर्मनी किसका बराबरी करना चाह रहा था। ब्रिटेन का बराबरी करना चाह रहा था। इसी तरह ऑस्ट्रिया, फ्रांस, इटली और रूस भी कोशिश कर रहे थे। औद्योगिकरण के लिए खनिज संपदाओं, व्यापक बाजार, उपनिवेशों की जरूरत, गुलाम देशों की जरूरत सभी को थी। हर देश इसी प्रयास में था कि यूरोप तथा विश्व के अन्य खनिज स्रोत उनके कब्जे में आ जाए। ब्रिटेन जैसे पुराने औद्योगिक देश, सबसे पहले यहीं पे औद्योगिक क्रांति आई थी, तो औद्योगिक देश में कब्जे में ये पहले से ही थे। लेकिन जो नए देश विकसित हो रहे थे वे ब्रिटेन जैसे औद्योगिक देशों के लेकिन जो नए देश विकसित हो रहे थे वे ब्रिटेन व अन्य किसी कमज़ोर देश के इलाके से छीनना चाहते थे। उदाहरण के लिए जर्मनी ने छीनने का बात सोचा जा रहा है यहाँ पे, जो हमारे जिस देश के कब्जे में जो जगह है, जो क्षेत्र है, जो राज्य है, उसको छीनना चाहते थे एक दूसरे से। तो ये भी एक महत्वपूर्ण कारण है कि प्रथम विश्व युद्ध के लिए आमंत्रित हो गया। उदाहरण के लिए जर्मनी ने 1871 में फ्रांस को युद्ध में हराकर उन्होंने फ्रांस के अल्सास लारेन नामक खनिज प्रधान, जहाँ पे अधिक खनिज प्राप्त होते थे, अल्सास लारेन क्षेत्र, उन क्षेत्रों को उन्होंने क्या कर लिया, हथिया लिया। किसने हथिया लिया भैया।
जर्मनी ने किससे हथिया लिया? फ्रांस से। कब हथिया लिया? 1871 में। उसने पोलैंड की ज़मीन पर अधिकार कर लिया। यहाँ पर देखेंगे जर्मनी ने पोलैंड जो है फ्रांस में एक जगह था पोलैंड, उस पर वो अधिकार कर लिया। अधिकार करने के बाद जमा रखा था। अब वह अपने क्षेत्र को अधिक विस्तृत करना चाहता था। लगभग यही हाल फ्रांस, ऑस्ट्रिया, रूस, इटली आदि देशों के भी थे। वे किसी न किसी तरीके से अपने क्षेत्र और प्रभाव क्षेत्र को बढ़ाना चाहते थे। यह तभी संभव था जब वे पहले से स्थापित ब्रिटेन जैसी प्रभावशाली देशों को चुनौती दे या उनके कब्जे में जो देश थे उन देशों को छुड़ाकर अपने कब्जे में लें, ताकि वो शक्तिशाली औद्योगिक दृष्टि से बन सके। उन दिनों ब्रिटेन का समुद्रों पर एक अधिकार था। आप सभी जानते हैं ब्रिटेन शक्तिशाली देश था, तो स्थल भाग में तो था ही था, समुद्र में भी उनका अधिकार था, जिसके कारण उसका व्यापार उपनिवेशों पर बेरोक टोक नियंत्रण चलता था। जैसे कि हमारा देश उपनिवेश था, भारत उपनिवेश देश था, वो बेरोक टोक तरीके से, बेरोक टोक तकलीफ मतलब कोई उसको रोक नहीं सकता था, पूर्णतः उसका अधिकार था। किसका था? ब्रिटेन का। तो समुद्र के रास्ते वो आ जाता था। जर्मनी ब्रिटेन के इस नौसर्गिक वर्चस्व को समाप्त करना चाहता। कौन समाप्त करना चाहता था? जर्मनी उसके समुद्र में आने जाने की व्यवस्था को रोकना चाहता था, समाप्त करना चाहता था, और अपने जहाज़ों को बेरोक टोक समुद्रों पर जाने की स्वतंत्रता चाहता था जर्मनी। तो जैसे ही वैसे जर्मनी को केवल उत्तरी सागर में ही बंदरगाह उपलब्ध थे। जर्मनी केवल उत्तरी सागर की ओर आना जाना कर सकते थे। अब वह अटलांटिक महासागर, भूमध्य सागर और हिंद महासागर में भी अपनी पहुंच बनाना चाहता था। अतः स्वाभाविक था कि उसका टकराव ब्रिटेन से हो। इसलिए जर्मनी एक शक्तिशाली नौसैनिक बल तैयार कर रहा था जो ब्रिटेन के नौसैनिक ताकत को चुनौती दे सके। तो इस तरीके से आप तीन कारण यहाँ पर प्रथम विश्व युद्ध के जो कारण है वो तीन कारण निकल के आते हैं कि ऑस्ट्रिया हंगरी के राजकुमार की हत्या सर्बिया के एक राष्ट्रवादी नेता के द्वारा किया गया। क्यों किया गया? क्योंकि सर्बिया पर हमला करना चाहता था ऑस्ट्रिया हंगरी और अपने कब्जे में मिलाना चाहता था सर्बिया को। सर्बिया के लोगों को ये पसंद नहीं आया, अच्छा नहीं लगा, और सर्बिया के राष्ट्रवादी जो व्यक्ति था एक दिन अचानक सर्बिया में घूमने के लिए आया था ऑस्ट्रिया के राजकुमार और उसकी पत्नी, तो उसको गोली मारकर उन्होंने हत्या कर दिया। क्योंकि ऑस्ट्रिया हंगरी सर्बिया पर आक्रमण करना चाहता था, अपने कब्जे में लेना चाहता था, तो यहाँ के लोगों को पसंद नहीं था, और यही एक कारण था कि ऑस्ट्रिया हंगरी के राजकुमार की हत्या वहाँ पे उन्होंने कर दिया। तो ये प्रथम विश्व युद्ध में यहाँ पे ऑस्ट्रिया हंगरी यहाँ पर आया। इसमें सहयोग देने के लिए फ्रांस आ गया, जर्मनी आ गया एक दूसरे को सहयोग देने के लिए। उसी प्रकार यहाँ पर देख सकते हैं जर्मनी बहुत सारे क्षेत्रों को, जितने भी देश थे वो सब अपने उपनिवेशों बढ़ाना चाहते थे। दूसरे देशों के अधिकार में रहने वाले जितने भी देश थे उन सारे देशों को उस कब्जे से हटाकर अपने कब्जे में लेना चाहते थे, ताकि उनके संसाधनों का और व्यक्तियों का उपयोग अपने देश के हित में, अपने औद्योगिक विकास में कर सके, क्योंकि औद्योगिक विकास करके सभी विकसित होना चाहते थे। ये दूसरा कारण था। और तीसरा कारण था कि यहाँ पर जर्मनी ने ब्रिटेन की नौसेना पनडुब्बी जो बेरोक टोक तरीके से समुद्रों में यातायात करते थे, आना जाना करते थे, उसे वो रोकना चाहते थे और अपना अधिकार जमाना चाहते थे। इसीलिए ब्रिटेन के नौसेना पनडुब्बी जहाज़ों को उन्होंने नौसेना शक्ति के रूप में वहाँ पर था, जो उसको उन्होंने पानी से डुबा दिया, पानी में डुबा दिया। तो यहाँ पर ये तीन कारण, एक तो पहला हुआ राजकुमार की हत्या, दूसरा है अधिकार क्षेत्र को छीनना, और तीसरा है उसके नौसेना शक्ति को ख़त्म करके अपनी शक्ति स्थापित करना, समुद्री इलाके में अपना अधिकार स्थापित करना। तो ये तीन प्रमुख कारण हैं, मैंने पहले बता दिया, याद रखिएगा। राजकुमार की हत्या, अधिकार क्षेत्रों को छीनना और समुद्रीय क्षेत्रों में अपना अधिकार जमाना, ये 3 पॉइंट जरूर याद रखिएगा। 3 पॉइंट में आप इनको बिल्कुल अच्छे से समझा सकते हैं। आगे प्रश्न अपन देख लेते हैं। किसी देश के औद्योगिकरण के लिए नौसेना का क्या महत्व रहा होगा? औद्योगिकरण के लिए नौसेना का महत्व इसलिए है क्योंकि यहाँ पर नौसेना जो होते हैं वो समुद्रों में होता है। वो सेना सुरक्षा देने का काम और किसी सुरक्षा देने का काम और सामानों को अपने देश में ले जाने का काम यहाँ पे नौसेना के द्वारा किया जाता था, जो कि औद्योगिकरण के लिए सार्थक था, सही था।
इसीलिए किसी देश के औद्योगिकरण के नौसेना का महत्व बहुत अधिक है। अगर इसको और अच्छे से आप लोग डिस्क्राइब कर लेंगे, जिसको हमने समझा दिया। अगर खनिज संपन्न क्षेत्र पर कोई पड़ोसी देश नियंत्रण करना चाहे तो उसका क्या क्या तरीके हो सकते हैं। अगर खनिज क्षेत्र संपन्न क्षेत्र कोई पड़ोसी देश नियंत्रण करना चाहते हैं तो क्या क्या तरीके हो सकते हैं, उसको आपको यहाँ पर अपने हिसाब से लिखिएगा। स्कूल कक्षा में चर्चा करिएगा, बुक्स में पढ़िएगा, आपको इसके आंसर ज़रूर मिलेंगे। मैं बता देता हूँ पर वीडियो बहुत लंबा ना बने इसलिए मैं इसको चर्चा नहीं कर रहा हूँ। क्या आपको लगता है कि हर नया देश को औद्योगिकरण करना चाहिए? तो इसका जवाब हाँ, क्योंकि उसे दूसरे देशों से टक्कर लेना जरूरी है क्या? नहीं, बिल्कुल टक्कर नहीं लेना है, पर अपने विकास के लिए औद्योगिकरण करना चाहता है नया देश। परंतु यहाँ पे हमने पढ़ा, यहाँ पे तो औद्योगिकरण क्या करना चाहता था? अपना अधिकार स्थापित करना चाहता था, टक्कर लेना चाहता था। इसके और भी तरीके हो सकते हैं, सद्भावना के तरीके हो सकते हैं, परंतु युद्ध की स्थिति को हम देखेंगे तो सद्भावना की स्थिति नहीं आती। चलिए बच्चों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगले क्लास में पढ़ाऊँगा अंतर्राष्ट्रीय संधियाँ, जटिल अंतर्राष्ट्रीय संधियाँ, जो आपस में जो देश हैं वो किस प्रकार इन जटिल संधियों में गुथे हुए थे और इसी संधियों के कारण ये लोग आपस में युद्ध में शामिल होता गया। इसको मैं अगले क्लास में पढ़ाऊंगा। उम्मीद है ये वीडियो आपको समझ आया होगा। बार बार इस वीडियो को देखिएगा, समझ आएगा, 100% समझ आएगा मेरा, बिल्कुल। और मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा, समझ आया तो लाइक ज़रूर करें और 10वीं पढ़ने वाले बच्चों को शेयर करें। साथ में ये YouTube चैनल बना दिया हूँ, इसलिए इसको सब्सक्राइब भी कर लेंगे। ठीक है, बस इतना ही आज के लिए बच्चों। अगले वीडियो में अगर आप लाइक करते हैं तो मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा और मैं अगला वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। तो चलिए इतना ही, देख के अपना प्रश्न उत्तर बिल्कुल हल करिए, अच्छे नंबर पाइए। बेस्ट ऑफ लक।